हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर मनीष बायोलॉजी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मनीष और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। ठीक। और नीट के बारे में हम आपसे इस चैनल पर बातें करते हैं और नीट 24 से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक। एनसीईआरटी 11 एनिमल फिजियोलॉजी में एक चैप्टर आता है जिसको कहते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़रूरी चैप्टर माना जाता है बाकी चैप्टर्स की तरह, और इस चैप्टर से कम 3 एमसीक्यूज मैक्सिमम एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए बात करते हैं काम की, और एनसीईआरटी की लाइन से सवाल निकालने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहली बात जो इस पैराग्राफ से आपको समझनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। और उससे भी पहले आपको जो बात समझनी चाहिए किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग पर, वो ये कि चैप्टर का मतलब क्या है और चैप्टर किस कॉन्सेप्ट के साथ डील करना चाहता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसेस का वो एक्सचेंज जो आपने सेल के बाहरी लेवल पर किया है। ठीक। आपने सेल के अंदर घुसकर कोई भी बात ब्रीथिंग के अंतर्गत नहीं करनी होती है। ब्रीथिंग का मतलब केवल एक लाइन में यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यही ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग को हमने रेस्पिरेशन से अलग रखा है। रेस्पिरेशन होता है दो प्रकार का, एक होता है इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा किया जाता है, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर रेस्पिरेशन जो सेल के बाहर यानी ब्रीथिंग के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो जब आप कहोगे ब्रीथिंग जिसको हिंदी में श्वसन कहते हैं, तो आपको याद आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जब आप बात करोगे रेस्पिरेशन तो आपको याद आएगा इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर रेस्पिरेशन। ठीक। इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन को समझाना है रेस्पिरेशन टर्म। आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन बेसिकली किस टर्म को समझाता है, तो आप कहोगे इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन को समझाता है। जो ऑक्सीजन आपने ब्रीथिंग के जरिए अंदर ली, वो ऑक्सीजन अल्विलाई के लेवल पर एक्सचेंज हुई। क्लास 10th में आपने लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ा था। अल्विलाई के द्वारा वो ऑक्सीजन आपके सेल के अंदर जाकर आपके ब्लड में पहुंच गई, और ब्लड के द्वारा कहीं ना कहीं वो आपके सेल्स तक पहुंची। सेल्स के अंदर वो डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूज हो गई, और डिफ्यूज होकर उसने अंदर पड़े हुए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज करके उसने एनर्जी बना दी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम कहेंगे रेस्पिरेशन या इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो टर्म है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्म है जो सेल के अंदर चलने वाली घटना को समझा रहा है, और ब्रीथिंग कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म है जो सेल के बाहर चलने वाली घटना को बता रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ये बात समझ में आ गई। अक्सर लोग ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच अंतर ही स्थापित नहीं कर पाते। तो क्या आप ये अंतर स्थापित कर पाएंगे? क्या आप भी एग्जाम में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच कंफ्यूज हो जाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रेस्पिरेशन को मैं एक्स्ट्रा सेलुलर बोलूं कि इंट्रासेलुलर बोलूं। रेस्पिरेशन जो टर्म है वो मेनली इंट्रासेलुलर कंडीशंस को समझाता है। ठीक है, सेल के अंदर होने वाली गतिविधियों को बताता है। क्लियर। चलिए एनसीईआरटी के लाइंस को शुरू करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। लिखा गया है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एटसेट्रा टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ये लाइन रेस्पिरेशन को समझा रही है। ये लाइन रेस्पिरेशन को समझा रही है कि सेल के अंदर पड़ा हुआ ग्लूकोज, सेल के अंदर पड़ा हुआ अमाइनो एसिड, सेल के अंदर पड़ा हुआ फैटी एसिड, सेल के अंदर पड़ा हुआ पॉलीसैकेराइड कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये लाइन ये कह रही है हर ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप एक तो प्रोडक्ट बनता है और एक मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। उसी मेटाबॉलिक वेस्ट में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी। अगर आपसे कोई कहे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं तो आप कह देते हो कि ऑल द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर इन लिविंग सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड इट कंप्राइजेस एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। सब आपने सुन रखा है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना एनाबॉलिज्म है, ग्लाइकोजन का टूट के ग्लूकोज बनना कैटाबॉलिज्म है। ठीक, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो ग्लूकोज, ये जो अमाइनो एसिड, ये जो फैटी एसिड, ये जो पॉलीसैकेराइड, इन सब का ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो तो परिणाम स्वरूप मिल क्या रहा है? मिल रही है एनर्जी, लेकिन एनर्जी के साथ में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बन रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो क्या मैं यहाँ इस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को रेस्पिरेशन का नाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? ये ऑक्सीजन आया रेस्पिरेशन के द्वारा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके अलावा CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। क्या मैं इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम दूंगा? चलो इन लाइंस को थोड़ा समझ लेते हैं साइड करके एनसीईआरटी को, जो यहाँ पे कहा गया है। सबसे पहली चीज मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन occurs in a living cell is called metabolic reaction. It comprises anabolism and catabolism। ठीक है, एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये बात आप पहले से जानते हो, इसको बहुत अच्छे से मैं नहीं बता रहा। ठीक, आपने ब्रीथिंग के ज़रिए ऑक्सीजन को इनहेल किया, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए आपके सेल के अंदर चली गई। सेल के अंदर जाकर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड एटसेट्रा जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, उनके साथ टकराएगी और जो रिएक्शन होगी उसको ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहेंगे, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडॉक्स में क्या पढ़ाया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, और क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। जो खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होकर सामने वाले को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई बात? तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है, जहां पर O ऐड होता हुआ दिखता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जहां पे H ऐड होता हुआ दिखता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। इतना तो आता है सबको। ठीक है, मैंने भी यही बोलकर स्टाइल मार दी कि मुझे भी केमिस्ट्री आती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को मैं क्या बोलूं? कैटाबॉलिज्म बोलूं कि एनाबॉलिज्म बोलूं? इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस को मैं एनाबॉलिज्म बोलूं कि कैटाबॉलिज्म बोलूं? इसको मैं बोलूंगा कैटाबॉलिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड सो? क्यों इसको मैंने कैटाबॉलिज्म बोला? क्योंकि आपके सेल के अंदर बैठे हुए ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को, लिपिड को, पॉलीसैकेराइड को आपने ब्रेक किया है, तोड़ा है एनर्जी बनाने के लिए। और जहां जहां तोड़ने फोड़ने की बात होती है, काटने पीटने की बात होती है, वहां वहां नाम लिया जाता है कैटाबॉलिज्म। आई बात समझ में? तो यही लाइन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है कि एनाबॉलिक प्रोसेस होता है? तो आप कहोगे कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और कैटाबॉलिज्म में आप काटने की बातें करते हो, तोड़ने की बातें करते हो, फोड़ने की बातें करते हो। ठीक है, समझ गए? आपने जो है सुना होगा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा। अक्सर सनी देओल ने अपने डायलॉग्स में ये कहा है।
चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ठीक है, रुक अभी बताता हूँ। फिर सनी देओल बोलते हैं कुछ, देखा होगा आपने, है ना। सनी देओल के एक समय ऐसा था जब सनी देओल के डायलॉग बहुत फेमस थे। ठीक है ना, समझ गए। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ये डायलॉग भी आपने सुना होगा, है ना। ठीक है, तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में, कैटाबॉलिज्म में आप बातें करते हो काटने की, ठीक है ना, मतलब तोड़ने की, समझ गए, है ना। ठीक है, जिस दिन आप यहाँ एडमिशन लेने आए थे हमने आपका काट दिया था। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया आपको। तो कैटाबॉलिज्म में काटने की बातें आप कर रहे हो, ठीक है, काटने की बातें कर रहे हो। तो एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इज कैटाबॉलिज्म, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना इज एनाबॉलिज्म। दैट्स व्हाई एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आया, चलिए, कैटाबॉलिज्म समझ में आ गया। तो ब्रीथिंग में आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, गैसेस को इनहेल किया। रेस्पिरेशन के जरिए आपने सेल के अंदर पड़े हुए डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से मिले हुए मॉलिक्यूल्स को क्या किया, कैटाबोलाइज किया, ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कैसी प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें आपने बड़े मॉलिक्यूल को एटीपी में चेंज करने के लिए तोड़ दिया, और ये सारी प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में चली। क्लियर होगी बात। तो रेस्पिरेशन सेल के अंदर चला मतलब साइटोप्लाज्म में चला। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जाना जाता है और एटीपी बना के देता है सेल के अंदर। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है, और क्रेब्स साइकिल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। क्रेब्स साइकिल के परिणाम स्वरूप आपको एटीपी मिलती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप आपको 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता दिखता है। जब 6 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में चेंज हो जाता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरुवेट, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बना, इस पायरुवेट की एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद लेकर एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी बना देते हैं। ये सारी बातें रेस्पिरेशन नाम के चैप्टर में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नाम के चैप्टर में बखूबी समझाई जाती हैं। अभी जो हम समझ रहे थे वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लिखा हुआ है उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है वो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब ये थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, जिनको लिखना है वो पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय आपके पास एक ऑप्शन होगा कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, कहाँ पे रिवर्स करना है, किन पॉइंट्स को लिखना है, किन पॉइंट्स को नहीं लिखना है, क्योंकि लाइव तो हम चला नहीं सकते, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है अपने पास। ठीक है ना, और वो अपन को आता नहीं है। ये जुड़ गए हैं, है ना, हेलो हेलो खुशी, हेलो पलक, हेलो पप्पू, हेलो चिंकी, वो अपन से होता नहीं है, और ना ही इतने लोग अपन से जुड़ेंगे। ठीक है ना, 4 बच्चों को जोड़ के खुश होने से अच्छा है अकेले रिकॉर्ड कर दो आप। ठीक है, तो लाइव में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम पास ज़्यादा होता है और पढ़ाई कम होती है लाइव क्लासेस, है ना। बीच बीच में बच्चे, कुछ नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी जुड़ जाते हैं, वो हर कुछ टाइप करके भेजते हैं, फिर टीचर उसको लेके गॉसिप का विषय बनाता है, वह घंटों तक पढ़ने वाले बच्चों का भी उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है ना। तो वो कोविड का दौर था, गुजर गया। अब जो है अगर आपके पास ऑफलाइन की व्यवस्था है तो आप ऑफलाइन ही करो, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, बाकी कुछ टीचर हैं जो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और काम की ही बात करते हैं, लेकिन बीच बीच थोड़ा बहुत मजाक चलता है ना। लेकिन घंटों तक मजाक करना मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ इंसाफी वाला पॉइंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई, और उस कैटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए सेल के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो गई। ठीक, क्योंकि अभी बताया था जब जब ऑक्सीडेशन होता है तब तब मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में कौन निकलता है, CO2 और वाटर। ये CO2 वाटर सेल के अंदर ही है।
जब सेल के अंदर CO2 और वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये नियम है डिफ्यूजन का। जिस जगह पर सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है वो बाहर की ओर डिफ्यूज़ होगा, अगर सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती हैं। क्लियर? इसके अलावा दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक, तो ब्रीथिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। O2 CO2 का एक्सचेंज करना इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो CO2 तुमने ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप अपने सेल में बनाई थी, जब वो सेल के अंदर ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा होकर आपके ब्लड में आ गई, और ब्लड में ही डिजॉल्व फॉर्म में CO2 आपके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हो तो एक कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, HCO3 नेगेटिव होता है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? तो यहाँ पर अब एक सवाल एनसीईआरटी आपसे पूछती है, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। वो बोल रहा है कि जब आप सांस लेते हो तो आपका जो सीना होता है वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, दिस इज ब्रीथिंग। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जब आप सांस लेते हो तो आपका सीना ऊपर नीचे होता है क्या? हाँ भाई होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब आप जो है एक पुलिस भर्ती या अग्निवीर परीक्षा या कोई फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम देते हो, रेंजर वाला एग्ज़ाम देते हो, तो भी आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको दौड़वाते हैं। ठीक है, पता चला कोई जंगल से चंदन की लकड़ी तोड़ के ले जा रहा है, अब उसका पीछे नहीं कर पा रहे पुलिस वाले, तो क्या मतलब है गार्ड बनाने का? ठीक है, तो ऐसे में उनकी फिजिकल फिटनेस की परीक्षा होती है जिसमें उनको जो है एक उनका जो है नॉर्मल चेस्ट साइज़ लिया जाता है और एक सीना फुला के चेस्ट साइज़ लिया जाता है। तो वो दोनों नोट करने के बाद ही उनको मेडिकल फिटनेस मिलती है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, वो सर्टिफिकेट भी हम ही देते हैं। ठीक है, मतलब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है उसमें। ठीक है, वो साइन करते हैं, उसमें 4-5 डॉक्टर साइन होते हैं, तब वो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है ऐसा। ठीक, तो मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि ब्रीथिंग क्या है आपको समझ में आ गया। चेस्ट ऊपर नीचे होगा ब्रीथिंग में, वो एनसीईआरटी बोल रही थी, बता दिया, सबको पता है। सांस देते हैं और सांस छोड़ते हैं सीना फूलता है और सिकुड़ता है, सबको पता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो सबसे जो बेसिक पार्ट है, सबसे जो जीरो लेवल वाला पार्ट है, जिसमें कुछ मुझे ऐसा लगता था कि काम की चीज़ हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन अब आपको पता चल गई क्योंकि मैंने आपको शायद हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी। इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन भी समझ में आए। ठीक है ना? और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के हैं और आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो घंटी पर क्लिक करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।